अब इस साल गुलदार के हमलों से 9 लोगों की मौत हुई, तो वहीं भालू के हमलों में 5 लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया। पहाड़ों पर वन्य जीवों के बढ़ते खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने वन मुख्यालय का घेराव कर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पहाड़ों पर जानी दुश्मन बने भालू गुलदार। कांग्रेस बोली खौफ में लोग सोई सरकार। वन्य जीवों के हमले का बढ़ता खतरा। कांग्रेस के निशाने पर सरकार वन महकमा। उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंजती गुलदार की ये दहाड़ लोगों का दिल दहला रही है। पहाड़ वासियों की जान के लिए बड़ा खतरा बने गुलदार के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल गुलदार के हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गुलदार के साथ ही भालुओं के हमले में भी इस साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 में भालू के 74 हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर से अब तक भालुओं के 14 हमले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा हाथी और बाघ के हमले में भी कई लोगों ने जान गंवाई है। बाघों के हमले में 11 लोगों की मौत हुई। गुलदारों के हमले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हाथियों के हमले में 7 लोगों की मौत हुई। वहीं भालुओं ने 5 लोगों की जान ले ली, जबकि 5 लोगों की मौत सांपों के काटने से हुई है। खतरे को देखते हुए प्रदेश के 490 गांव वन्य जीवों के हमले से संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। पहाड़ों पर मुख्य खतरा गुलदार और भालू बने हुए हैं, जिनकी दहशत में लोग जागकर अपनी रातें गुजार रहे हैं। पहाड़ों पर वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को देखते हुए कांग्रेस ने वन मुख्यालय का घेराव कर लोगों को वन्यजीवों के हमलों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि लोग मर रहे हैं और सरकार सोई हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर गंभीर है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से कुंभकर्णी नींद में सोकर उस तरफ से नजर फेर दी है, ये बड़ा सोचने का विषय है और सरकार उस नींद से जागे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस बात के लिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि संघर्ष क्यों हो रहा है, लेकिन उन संघर्षों में कमी लाने का जो प्रयास किया जा सकता है उससे सरकार बेमुख है। इससे हमारा इस बात से नाराजगी है। आम लोग जीवन उनका खत्म हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का अपना कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है और इसी कारण से जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो फिर वो अन्य प्रकार के मुद्दों को ला करके अपना भी समय बर्बाद कर रही है और सरकार का समय बर्बाद कर रही है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के फसलों के नुकसान पहुंचाने से पहाड़वासी पहले से त्रस्त हैं और अब पहाड़ों पर गुलदारों और भालुओं के बढ़ते हमलों ने लोगों के सामने जान का खतरा पैदा कर दिया है। समस्या गंभीर होती जा रही है और निजात के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि वन्यजीवों के बढ़ते खतरे से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और वन महकमे की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में आईएएस अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन सहित सभी वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन के अनुभव साझा किए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से कहा कि वो शासन प्रशासन के कामों में तेजी लाने के प्रयास करें। सीएम धामी ने आगे कहा कि फाइलों में देरी न हो और फैसला लक्ष्य निर्धारित हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक खास कार्यक्रम में शिरकत की, जहां 169 दिव्यांग लोगों को मुफ्त इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिलें वितरित की हैं। कार्यक्रम में गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग लोगों के सम्मानजनक नाम दिए हैं और उनकी मदद के लिए नई योजनाएं गठित की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना के जरिए देश भर में दिव्यांग लोगों के लिए कई सुविधाएं लगा रही है। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था। आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राइसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई
इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहाँ पर ट्राइसिकल वितरित की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। अब बात अगली खबर की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से चर्चा में देखने को मिल रहे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से कहा है कि धर्मपुर इलाके के उस बूथ का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए जहां उनका नाम दर्ज है। साथ ही उन्होंने अपने भाई जगदीश रावत को उनके पैतृक गांव मोहनरी से बूथ अध्यक्ष बनाने का भी सुझाव गणेश गोदियाल के समक्ष रखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत का ये कदम कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए है। हरीश रावत ने भी कहा कि इससे ये दिखेगा कि बड़े नेता भी बूथ स्तर पर काम कर सकते हैं। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। वही इस साल संविधान दिवस के खास मौके पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में इसी खास अवसर पर 26 नवंबर को पूरे देश में वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने इस दौरान बताया कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों में 26 नवंबर को वंदे मातरम का विशेष गायन होगा। इस कार्यक्रम में करीब 20 लाख छात्र शामिल होंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय गीत को जब 150 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें इस तरीके के जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अद्भुत पहल करी जा रही है, जिसमें संविधान दिवस पर 20 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। एक साथ सामूहिक गान होगा वंदे मातरम का, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का गौरव पल क्षण रहेगा, जिसमें एक साथ सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान एक साथ मिलकर गाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धर्मपुर का बूथ अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है। अब इस कदम के बाद पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। माना तो ये जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में खुद को एक बार फिर से सक्रिय दिखाना चाहते हैं। कुछ चर्चाओं के मुताबिक हरीश रावत इस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की योजना बना रहे हैं। वहीं धर्मपुर हमेशा से ही कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है और कई बड़े नेता भी इसे लेकर तैयारी में हमेशा से रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि हरीश रावत का आना कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी जो बड़े लीडर जब भी इस तरीके की बात करते हैं, हरीश रावत जी का कद कांग्रेस पार्टी में और इस प्रदेश में बहुत बड़ा है। कांग्रेस के लीडर है, अगर वो बूथ अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हैं, उस बूथ अध्यक्ष के रूप में काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देता है। और मैं खुद धर्मपुर से विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे उनके लिए अनुपमा है, मैं भी उनकी बेटी हूँ और उनके धर्मपुर में आने से मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब बात अगली खबर की, जहां पर उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 12 दिन से चल रहा है। वो नियमितीकरण और समान वेतन की मांग लगातार कर रहे हैं। लगभग 22,000 कर्मचारी इसमें शामिल हैं, लेकिन अब बेरोजगार संघ ने इस मामले में एंट्री कर दी है। उनके अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि उपनल अपने मूल उद्देश्य यानी कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को नौकरी देने से भटक चुका है। तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही नियमितीकरण का आदेश दे चुका है और बेरोजगार संघ 22,000 कर्मचारियों का अपमान कर रहा है। सरकार ने एक कमेटी बनाकर मामले के पर चर्चा शुरू कर दी है। मैं कहीं ना कहीं मैं कंडवाल जी को भी बोलूंगा स्पष्ट तौर से, कहीं ना कहीं आपका भाई भी होगा अपनल में, कहीं ना कहीं यहाँ पर चाचा ताऊ का लड़का भी होगा अपनल में, तो आप वो अनर्थ मत लीजिए, वो ये अनर्थ हो जाएगा। अगर आप जो है जय या माने न्यायालय जय, अगर आपको
लगता है कि हम वैसे आए हैं बगैर चयन के आ रहे हैं। आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये यस कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने हमें यस कर दिया है, सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होगी, आज सरकार के आला अधिकारी कंटेम्प्ट में है, आप कैसे सिद्ध कर देंगे कि हम इनलीगल लगे? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से है, आप हम हमारे बीच बताइए, हम अपने हक अपनी मांग जो माननीय हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमें सिद्ध कर दिया है कि नहीं, इन लोगों का रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका जीएसटी नहीं कटना चाहिए। तो आप कौन होते तय करने वाले हैं? इसका मतलब आप कोर्ट से ऊपर हो गए। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगले 1 साल तक वाहन फिटनेस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों पर खर्च का बोझ कम होगा और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता भी बनी रहेगी। टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत भी किया। उनका ये कहना कि इससे प्रदेश के ज्यादातर मध्यम वर्गीय वाहन मालिकों को ज्यादा फायदा होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं, और उन लोगों के आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक एटीएस सेंटर पूरे लागू न हो तब तक आरटीओ कार्यालय में हो। वहीं हरिद्वार में सेना की वेस्टर्न कमांड ने बड़े स्तर पर राम प्रहार नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया, जहां इस अभ्यास में सेना की विशेष टुकड़ियां पर्वतीय और शहरी दोनों इलाकों में अलग अलग मोर्चों पर तैयारी करती दिखाई दी हैं। अब इस अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध तकनीक में प्रशिक्षण देना और हर हाल में जल्द ही प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाना है। हेलीकॉप्टरों के रोटर की आवाज ने माहौल में जोश और उत्साह भर दिया है। इस अभ्यास के जरिए सेना ने आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है, और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। अब बात अल्मोड़ा की करेंगे, जहां सल्ट में स्कूल के पास जंगल से 161 जिलेटिन रॉड मिली है, जिससे हड़कंप की स्थिति मच गई है। पुलिस ने विस्फोटक सामान की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीमों को मौके पर भी बुलाया गया। इस मामले पर थाना सल्ट में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही है। बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पशुलोक वीरपुर खुर्द क्षेत्र में मानकों का उल्लंघन कर चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर को एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई कर फिलहाल सील कर दिया है। अब मौके पर अलग अलग लोगों के कई प्रकार के मूल दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा साल 2002 का एक खाली बीपीएल कार्ड भी मिला है। सेंटर में आने वाले ग्राहकों का ब्यौरा भी रजिस्टर में मेंटेन नहीं मिला। सीएससी की आईडी संचालकों के नाम पर चलती हुई नहीं पाई गई। पशुलोक स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मनीषा नामदेव के नाम से इसकी आईडी है,
उसके संचालन को लेके कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में आज वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि जिनके नाम से आईडी है, जो संचालक हैं, उनके स्थान पे उनके माता पिता का नाम बोर्ड पे अंकित है और उनके द्वारा ही वहाँ पे संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर जो मूल दस्तावेज हैं, जैसे कि विभिन्न लोगों के आधार कार्ड, पेंशन संबंधी, श्रम कार्ड और राशन कार्ड, यहाँ तक कि 2002 का जो आपका बीपीएल सर्वेक्षण हुआ था, उसका खाली कार्ड अभी वहाँ पे पाया गया। तो जिससे प्रथम दृष्टया इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दस्तावेजों का दुरुपयोग जो है वो सीएससी में जो है वो किया जा सकता है। इन तमाम खामियों को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक सीएससी संचालन को रोक लगा दी गई है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जा रहा है। बात मसूरी की करेंगे, जहां बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन की टैक्सी स्कूटी चलाने और नो पार्किंग की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू कर दिया है। जांच में कई स्कूटी टैक्सियां नियमों के बिना चलती पाई गई हैं, जहां इस दौरान करीब 15 स्कूटी जब्त की गई और 40 से ज्यादा चालान काटे गए। नो पार्किंग नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। एआरटीओ ने कहा है कि आगे भी ऐसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ड्राइव ऐसे व्हीकल्स और ऐसे रेंट अ कैब जो लोग ऐसी सर्विसेज चलाते हैं इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ है। अगर उन्होंने अपने व्हीकल्स के प्रॉपर पेपर्स अगर उनके पूरे नहीं हैं, या अगर ऐसी गाड़ियां अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं, या वो ऐसी जगह से संचालित कर रहे हैं जहां पर उनका लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस वैध है, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं और अभी तक 40 से अधिक चालान हो चुके हैं, 15 से अधिक व्हीकल सीज हो चुके हैं। हल्द्वानी में चल रहे स्थायी प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान एक फर्जी मामला सामने आया, जहां अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी आजाद नगर नैनीताल ने प्रमाण पत्र जारी किया है, जो कि नकली पाया गया। अब जांच टीम ने सोसाइटी का पता देखा, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थी। जहां जांच में पता चला कि रईस अहमद अंसारी, जो साहूकार लाइन में दुकान चलाता है, सोसाइटी के नाम का इस्तेमाल कर 2007 से अवैध प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। एसडीएम हल्द्वानी ने आदेश दे दिया है कि ऐसे सभी प्रमाण पत्रों की तुरंत जांच की जाए और कार्रवाई हो। तहसील के जो अधिकारी हैं उनके साथ विजिट की जा रही है और रोज चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, इसको लेके चाहे सीएससी सेंटर हो, तो इसकी भी जांच की जा रही है। कल आपका आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी, उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी, इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमने जो समस्त जो दस्तावेज हैं वो जब्त कर लिए हैं और इसमें जो तहसीलदार हैं हल्द्वानी, उनके माध्यम से एक एफआईआर भी लॉन्च होगी और चूँकि नेक्सस बड़ा लग रहा है तो जब एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के जो अंसार बाबा क्षेत्र में देश की दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है और ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। यहाँ की पुरानी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है ये पर्व, जहां गांव में लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर लोक नृत्य हारुल करते हैं और महासू देवता और अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान गाँव के लोग ढोल दमाओं की धुन पर नाचते गाते हैं और पारंपरिक पकवान चिवड़ा भी बनाते हैं। और बूढ़ी दिवाली जो है तो मतलब हमारे यहाँ तो बूढ़ी दिवाली होती है अक्सर, क्योंकि ऐसे पूजा ये तो हम उस दीपावली में भी करते हैं जब ये दीपावली होती है। लेकिन बूढ़ी दिवाली का ये जो है हमारा, मैं बताऊंगा आपको इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ पहले जैसे पहाड़ के गांव में घास काटना, फसल इकट्ठी करना, इसमें टाइम लग जाता था। इसीलिए लोगों ने उसी तिथि पर उसी दिन यह महोत्सव मनाया, क्योंकि इसी दिन राम आए थे। पहले नई दिवाली और बूढ़ी दिवाली। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है और जौनसार बावन में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है।
उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मनाते हैं।